क्लास छोटी होगी। मुझे असल में आप लोगों को ये समझाना है कि हमारे पेपर में जो सवाल आते हैं, सवाल वैसे ही आते हैं, मतलब यानी मैं आपको, चलो पेपर पेपर लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, सवाल बिल्कुल वैसे ही आते हैं जिस तरह आप एग्जाम स्टाइल करते हैं ना, ABCDE, ऐसे ही आते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि हर सवाल के बाद वो एग्जामिनर क्या करता है, लाइंस देता है। मतलब एक ही पेपर में क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी उसी में करना होता है। ठीक है, ये इसकी शायद मैं आपको सैंपल दिखा चुका था, और कल क्लास होगी तो कोशिश करूंगा मैं लेकर आ जाऊंगा आपके साथ सैंपल, आपको दे दूंगा। तो क्वेश्चन को जो तरीकाकार होता है वही होता है, ABCDE, D तक वैसे ही होता है, जिस तरह आपने एग्जाम स्टाइल किए हैं वैसे ही होता है। लेकिन सी अब उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया है। सी पार्ट में आजकल ऐसे सवाल भी आते हैं जो बिल्कुल बी पार्ट की तरह होते हैं। लाइक जैसे अगर आपने आज मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने सिलेक्शन सिखाया था, तो वो सिंपल से सवाल कर सकता है कि हाउ टू सेलेक्ट एन एम्प्लॉय फॉर अ जॉब, आइडेंटिफाई 4 वेज, 4 वेज बताओ, खाली नाम लिखने होंगे। आपने लिखा इंटरव्यू, आपने लिखा मीटिंग, आपने लिखा स्किल टेस्ट, आपने कहा सीवी, ओवरव्यू ऑफ सीवी, आपने ये लिख दिया, ये आपने पर्सनैलिटी टेस्ट लिख दिया। तो आपको 4 नाम बताने होंगे। तो सी पार्ट आजकल कभी कभार आसान भी आता है। ठीक है, अच्छा जी। अब स्टार्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट चेंज हो गया है बेटा, ई पार्ट चेंज हो गया है। अब ई पार्ट जनरल क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन वाला नहीं आता। कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो सवाल आ रहे हैं वो जनरल आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर उसको स्पेसिफाई कर दे कि फला बिजनेस बताओ, फिर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपके बुक में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है ना, अगर वैसा आ गया ना ई पार्ट के तलहा के लिए, सारा के लिए, फिर आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जनरल उसने उसको केस स्टडी के साथ मैनेज नहीं किया, केस स्टडी के साथ स्पेसिफिक, देर इज नो एप्लीकेशन। ठीक, अब ये एक सवाल है, इस सवाल को गौर से पढ़िएगा। डू यू थिंक बीइंग अ रिस्क टेकर इज मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देन बीइंग क्रिएटिव? आपने क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ा होगा सक्सेसफुल, उसमें एक क्वालिटी होती है रिस्क टेकर, एक क्वालिटी होती है क्रिएटिव। जस्टिफाई योर आंसर। तो पहली बात, बच्चे कहते हैं कि सर ई पार्ट में डेफिनेशन से स्टार्ट करें, अच्छी चीज है, डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए, बट बेटा टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अच्छे बच्चे के लिए भी टाइम शॉर्ट होता है, क्योंकि आपका पेपर होगा 90 मिनट्स का एंड पेपर की टोटल मार्क्स होते हैं 80। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, डोंट गिव डेफिनेशन। डेफिनेशन के मार्क्स नहीं होते, देना अच्छी बात है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, बट आई वुड से कि आप डेफिनेशन नहीं दें, डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक अच्छे बच्चे का पेपर भेजूंगा जिसने एक भी डेफिनेशन नहीं दी, फुल मार्क्स दिए, तकरीबन उसने अराउंड 80 में से 66 मार्क्स लिए थे। तो डेफिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देना अच्छी बात है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन टाइम का मसला होगा और पेपर रह जाता है बंदे से, तो आप डेफिनेशन ना दें, टाइम हो तो फिर दे दीजिएगा। ठीक, तो पहली बात। अब इस सवाल में दो चीजें हैं, रिस्क टेकर एंड क्रिएटर। तो ई पार्ट में कभी कभार सवाल ऐसा आता है कि दो ऑप्शन होते हैं। तो जब दो ऑप्शन का सवाल आए तो टाइम का मसला भी है, तो क्या करना चाहिए, आपने बस दोनों ऑप्शन के पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं। जैसे यहाँ हमें इंपॉर्टेंस बतानी है ना, तो हम दोनों ऑप्शन की इंपॉर्टेंस बताएंगे और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ उसको लिंक करेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस से मुराद उसके फायदे, इंपॉर्टेंस से मुराद उसके एडवांटेज। ठीक है, जब सवाल में दो ऑप्शन आ जाएं तो आप दोनों ऑप्शन के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बताएं और उन पॉजिटिव पॉइंट को एक्सप्लेन कर लें। अब वो एक मजबूरी, आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा तो आप नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि स्टिक ऑन वन पॉइंट। यहां तक मेरी बात क्लियर है? पहली बात, अगर सवाल में दो ऑप्शन आ जाए जैसे रिस्क टेकर है, क्रिएटिव है, तो आपने क्या करना है, रिस्क टेकर से क्या होगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्रिएटिव से क्या होगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ इसने लिखा हुआ है कि हम 2 मार्क्स देंगे आइडेंटिफिकेशन के। ठीक है, और 2 मार्क्स देंगे उन जो आप आइडेंटिफाई करेंगे पॉइंट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके देंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव मीन्स जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्रिएटिव का क्या मतलब है, क्या होता है क्रिएटिव में? जी जल्दी बताएं, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? अगर एक बंदा क्रिएटिव होगा तो क्या होगा? शाबाश शाबाश, न्यू आइडियाज आएंगे अब्दुल्ला, शाबाश। ठीक है ना, ये देखें, इसने लिखा हुआ है अगर एक बंदा क्रिएटिव होगा तो इट मींस ही वुड हैव न्यू आइडियाज। अगर एक बंदा क्रिएटिव होगा तो ही विल ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। अगर एक बंदा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी अलॉन्ग, अच्छा ये तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करें दोनों के आप फेवरेबल पॉइंट दे दें।
ठीक है, फिर वो कंक्लूजन में काम आएगा नेगेटिव पॉइंट। तो मैं बता रहा था कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, पॉइंट बताना। लाइक आपने कहा क्रिएटिव का मतलब क्या है, नया आइडिया उसके पास होंगे। क्रिएटिव का मतलब क्या है, वो बिजनेस में वैल्यू एडिशन ज्यादा करेगा, ये पॉइंट हो गया। अब इसको डेवलप करना है, डेवलप कहते हैं एनालिसिस को। एनालिसिस का मतलब होता है डेवलप, डेवलप का मतलब होता है इसका फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा, हाउ इट विल प्रोड्यूस फर्दर इम्पैक्ट, इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लाइक और इसको लिंक करना है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यो वो होता है जिसकी सेल ज्यादा होती है, जो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा होता है। ठीक है, तो इसने लिखा है अगर एक बिजनेस अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएटिव होगा, तो ही वुड हैव न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज से क्या होगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, दिस विल लीड टू इंक्रीज सेल्स फॉर द बिजनेस। ठीक है, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमें से कुछ बोलता है कि सर ये मैं इतनी छोटी सी लाइन लिखूंगा, एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। एग्जामिनर ने अगर आप देखें ना ई पार्ट, सिर्फ 12 लाइनें दी हैं। कितनी लाइनें दी हैं, 12 लाइन्स दी हैं। आप जब लिखने बैठेंगे ना, तो आप यकीन करें 15 लाइन, 16 लाइन, कुछ कुछ बच्चे 20 लाइन में लिखते हैं आंसर। तो एग्जामिनर नो कि ये 12 लाइन इनफ है अगर एक बंदे को अच्छा आंसर लिखना है। तो आपने क्या लिखा कि क्रिएटिविटी का क्या फायदा होगा, द एंटरप्रेन्योर वुड हैव न्यूअर आइडियाज, ही विल एड वैल्यू टू द बिजनेस, और इसका फर्दर इंपैक्ट क्या होगा, बिजनेस की सेल ज्यादा होगी। अगर आप बोलेंगे वो ज्यादा वैल्यू एड करेगा, ज्यादा वैल्यू एड करने से क्या होगा, हम हायर प्राइस चार्ज करेंगे, हायर प्राइस चार्ज करेंगे, इससे बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, अब्दुल्ला ने लिखा है न्यू आइडियाज, तो अगर न्यू फीचर ऐड करेंगे चीजों में तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, तो सेल इंक्रीज, वर्कर मोटिवेटेड। ठीक है, लेकिन कोशिश करना है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से इसको लिंक करना है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके, मतलब प्रॉफिट ज्यादा कमा सके, वो होता है जो ज्यादा सेल कर सके। ठीक है, सवाल को पूरा पढ़ना जरूरी है ताकि हमें उससे हटना नहीं है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सर, हमें रिस्क टेकर पे बात करनी है। रिस्क टेकर की कोई एक इंपॉर्टेंस बता दें और उसकी फर्दर इंपैक्ट बता दें। जैसे इसने लिखा है, ये वाला पॉइंट, दूसरा वाला पढ़े, दूसरा वाला, एंटरप्रेन्योर टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी। अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने पैसे लगाता है। अपने पैसे लगाने से क्या होगा, दिस मे ब्रिंग हाई रिवॉर्ड्स, हाउएवर दे मे फेल एंड लूज देयर पर्सनल पोजीशन। ये फर्दर डेवलपमेंट हो गई, लेकिन अगर आप सिर्फ यहां तक लिखेंगे दिस मे ब्रिंग हाई रिवॉर्ड, तो भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा, उससे उसको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, उससे उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा। तो गाइज मैं दोबारा बता दूं, अगर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएं, तो 2 ऑप्शन में आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, आप दोनों ऑप्शन की इंपॉर्टेंस बताएं, पॉजिटिव पॉइंट बताएं और उसके फर्दर इम्पैक्ट बताएं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही, आपकी एक मजबूरी है, या आपको लगता है मेरी एक्सप्लेनेशन वीक है, तो फिर आप नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं, उस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर है। अच्छे बच्चे जो है कोशिश करते हैं दोनों तरफ बताते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो मैंने एक चीज डिनाई कर दी, डेफिनेशन नहीं दें। डेफिनेशन देंगे आपका टाइम जाया होगा। क्या है, जब भी सवाल में 2 ऑप्शन आ जाएं, अगर आपके पास पॉइंट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साइडें बताएं। नहीं आ रहे तो आप दोनों के पॉजिटिव पॉइंट बताएं और उनको एक्सप्लेन जरूर करें, उनका फर्दर इम्पैक्ट जरूर बताएं। यहां तक बातें क्लियर है? जी जल्दी बताएं, इज देयर एन इशू? गाइस मुझे आवाज नहीं आ रही, एक ही बंदा थम्स अप कर रहा है, सारे करेंगे तो फायदा होगा। अच्छा जी, अब आते हैं सर, जो कंक्लूजन बड़ा अहम पार्ट है, कंक्लूजन कैसे देना है। देखें, जब एप्लीकेशन होती है तो बड़ा आसान होता है, हम बिजनेस को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि बिजनेस की नेचर कैसी है। अगर बिजनेस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसेशन है, रेसेशन है, पहला साल है, तो हम बोलेंगे रिस्क टेकर इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ तो एक जनरल सवाल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भाई कोई सिचुएशन देता हमें कि मार्केट में रिसेशन है, या मार्केट में क्या नाम है, बिजनेस नया नया स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है ना, या फिर हालात बिजनेस के बड़े खराब चल रहे हैं, फाइनेंशियली बिजनेस वीक है, तो हम रिस्क टेकर के देते। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट डायनामिक बहुत ज्यादा है, टेस्ट एंड फैशन में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, तो हम क्रिएटिव लिख देते। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर आप सिचुएशन खुद बना दें, आप सिचुएशन खुद बना दें, या आंसर को डिपेंडेंट कर दें। क्या मतलब, मैं जरा आता हूं। अच्छा कोशिश कीजिएगा, जब कंक्लूजन देंगे तो क्या करना है ये भी जरा सुन लें। देखिए ये 2 ऑप्शन है, रिस्क टेकर, क्रिएटिव। कंक्लूजन में आपने क्या करना है, 2 बातें करनी है। पहली बात, वाई रिस्क, अगर आप बोलते हैं इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, फॉर सपोज इफ यू आर सेइंग क्रिएटिव इज इंपॉर्टेंट, तो क्रिएटिव क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सिचुएशन बताएं, या उसका फर्दर कोई पॉजिटिव पॉइंट बताएं जो यहां नहीं मेंशन किया हो, जो पहले से नहीं बताया हो। पॉइंट शुड नॉट बी रिपीटेड इन कंक्लूजन। ठीक,
और दूसरी बात, जब दो ऑप्शन होते हैं तो हमें उसमें क्या करना होता है, हाँ, अगर हम क्रिएटिव को फेवर करते हैं तो वाई वी आर नॉट ऑप्टिंग फॉर रिस्क टेकर, हम रिस्क टेकर क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे? आपको उसका डिसएडवांटेज या वो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है वो बताना होगा, सिचुएशन बतानी होगी कि उस सिचुएशन में ये सुटेबल नहीं होगा। दोबारा सुन लें, कंक्लूजन में अगर सवाल में दो ऑप्शन का सवाल हो तो आपने क्या करना है, कंक्लूजन में जो चीज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फेवरेबल पॉइंट बताना है, सिचुएशन बतानी है, लेकिन पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और जो ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर रहे उसके बारे में बताना हम क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे। ठीक, तो आ जाएं जरा कंक्लूजन जो एग्जामिनर ने दिया वो जरा देख लेते हैं। मैं जरा उसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ कि आपको थोड़ा वाजे नजर आ रहा है। आई होप कि आपको स्क्रीन वाजे नजर आ रही होगी। एक मिनट कीजिएगा, मैं ये चैट बॉक्स थोड़ा साइडलाइन कर दूं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा हल्का सा छोटा, चलिए यहाँ देखें कह रहा है, इसने कंक्लूजन क्या किया है, इन अ कंपेटिटिव मार्केट, in a competitive market, creativity is especially important because it helps the business stand out from competitor, मतलब बिजनेस को थोड़ा डिफरेंट बनाता है। यहाँ एग्जामिनर ने इसको एवोल्यूशन का एक मार्क दे दिया क्योंकि इसने लिंक कर दिया कंपटीशन के साथ, और हम सबको पता है अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो फिर आपको नए आइडियाज लाने पड़ेंगे, इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी, आपको कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो सके। ठीक, अच्छा, रिस्क टेकर क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आपने बताना होगा, या रिस्क टेकर कहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सिचुएशन बता दें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इसने आगे लिखा है, एन एंटरप्रेन्योर कैन टेक रिस्क बट इफ कस्टमर्स विल नॉट बाय दे विल नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक है, इसने यानी बोला है कि रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कस्टमर प्रोडक्ट बाय ही नहीं करेगा आपसे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही नहीं, भले आप कितने ही पैसे लगाएं। तो अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो कस्टमर का प्रोडक्ट बाय करना जरूरी है, और बाय करने के लिए क्रिएटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई? जल्दी से बताएं ताकि हम एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल डिस्कस करूँगा, चलें जी, हम एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा इजी वाला पकड़ता हूँ सवाल आपके सामने, चलें ये वाला देखते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। ये इस साल के सवाल है बेटा, ये जो इस साल पेपर हुआ है ना जून 2022 में, उसके पेपर, उसके सवाल, और आप देखिए कितने आसान है, कितनी इजी है, बिजनेस बहुत आसान है अगर आप सुकून से इसको करें, अच्छे तरीके से करें। यहाँ कह रहा है कि डू यू थिंक अ पार्टनरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ न्यू बिजनेस, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, अब इसको इसको एक इसका एक तरीका तो ये है कि आप पार्टनरशिप पे फोकस करें, पार्टनरशिप का एक एडवांटेज बताएं, एक डिसएडवांटेज बताएं, उन दोनों को एक्सप्लेन कर दें, ये भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी तरफ से सिचुएशन बना दें, मतलब पार्टनरशिप के अलावा और क्या हो सकता है, सोल ट्रेडर हो सकता है, पार्टनरशिप के अलावा और क्या हो सकता है, लिमिटेड कंपनी हो सकता है। तो एक अच्छा तरीका ये है कि आप बताएं कि पार्टनरशिप की ये एडवांटेज है, ठीक है ना, हाउएवर पार्टनरशिप की ये डिसएडवांटेज हैं और सोल ट्रेडर के ये फायदे हैं या लिमिटेड कंपनी के ये फायदे हैं, एक एक फायदा बता दें। ठीक है, आप दो चीजों पे भी बात कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर पे बात कर लें, इनफ है, कोई मसला नहीं। अगर आपको सोल ट्रेडर भी जहन में समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ पार्टनरशिप के फायदे बता दें, नुकसान बता दें, फिर कंक्लूजन में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा सोल ट्रेडर के साथ, लिमिटेड कंपनी के साथ। बताने का मेरा मतलब है कि अगर क्वेश्चन में वो मेंशन कर देता है कि पार्टनरशिप अच्छा है या सोल ट्रेडर, फिर तो आपको उन दोनों पे ही बात करनी पड़ेगी, आप ज्यादा ओपनली बात नहीं कर सकते। खाली सवाल में लिखा है कि पार्टनरशिप इज द बेस्ट फॉर्म, तो इसका आंसर देने का तरीका क्या है, या तो आप पार्टनरशिप पे बात कर लें और कंक्लूजन में एवोल्यूशन में आप उसको कंपेयर कर लें सोल ट्रेडर के साथ और लिमिटेड कंपनी के साथ, ठीक है, या फिर आप पार्टनरशिप के फायदे बताएं, सोल ट्रेडर और लिमिटेड कंपनी के फायदे बताएं और कंक्लूजन में इनका कंपेयर कर लें। ठीक, जरा देख लेते हैं। आप पार्टनरशिप के फायदे लिखें तो ये देखें, पार्टनरशिप का फायदा क्या होता है, शेयर वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपने फायदा बताया। इसका फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा, विच वुड अलाउ टाइम फॉर ईच पार्टनर टू फोकस ऑन डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, आपका वर्कलोड शेयर हो जाएगा तो आप बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये चीजें बुक से नहीं मिलती, आपको एक्सप्लेनेशन कभी इतनी अच्छी बुक से नहीं मिलेगी, इतनी शॉर्ट नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि अक्टूबर में आपने बकायदा एमएस पढ़नी है, याद करनी है। पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज देना है, ठीक है, डिसएडवांटेज देना है, आपने लिखा रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट या स्लो डिसीजन मेकिंग, ये डिसएडवांटेज है।
डिसएडवांटेज कैसे है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड। इससे क्या होगा, बिजनेस की फ्यूचर सेल्स कम होगी। आप फर्दर भी इसको बता सकते हैं, जितना डेवलप कर सकते हैं करें, लेकिन पॉइंट आपके दो होने चाहिए। ये बता रहा हूं मैं आपको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चलें आप सोल ट्रेडर का भी एक शामिल कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा। यहां तक बातें क्लियर है? जी बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अगर आप में से कोई बंदा सोल ट्रेडर के फायदे बताना चाहता है तो वो सोल ट्रेडर के फायदे बता सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदे बता सकता है अगर करना चाहे। अच्छा, ये न्यू बिजनेस की बात हो रही है तो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी को नहीं छेड़ेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ज्यादातर जो हमारे पास एक बिजनेस स्टैब्लिश होता है फिर जाके वो कन्वर्ट होता है। तो न्यू बिजनेस के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर एंड लिमिटेड कंपनी। यहां तक बातें क्लियर है? जल्दी बताएं बेटा, रिस्पॉन्ड करें, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, ओके। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें, अंजलि, अक्सा, चांदनी, दीपिका। ठीक है, अच्छा जी। अब कंक्लूजन कैसे, अच्छा मैं इसका जरा आंसर पढ़ लूँ, इसका आंसर भी जरा एक बार पढ़ लें। A partnership allows owner to share workload, which could allow time for each partner to specialize on certain activities to improve the business. ठीक? The main problem is unlimited liability, which means they could lose personal possession if unable to pay business debts. इसने, however, partnership is a अच्छा, यहां तक इसने पार्टनरशिप का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया और माशाल्लाह से 4 मार्क्स ले लिए। 4 मार्क्स इसको पूरे मिल गए। अब आ गया वो कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन में आपने इसको सोल ट्रेडर से और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कंपेयर करना है। अगर पार्टनरशिप अच्छा है तो बाकी दो क्यों नहीं अच्छे है, और सिचुएशन भी डेवलप करनी है। However, partnership is a better choice than starting up as a sole trader. While there is still unlimited liability, it is possible to share some of the risk with other if you can work together. Then extra skill can help reduce potential problem, which could increases the chance of success. इसने इतना अच्छा नहीं लिखा, आप उसको और भी अच्छा कर सकते हैं कि नया बिजनेस है, नए बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं, नए रिस्क में एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का बड़ा मसला होता है, मार्केट के कंपटीशन का बड़ा मसला होता है। तो क्या फाइनेंस भी शेयर करना जरूरी है ताकि बर्डन कम हो, और वर्कलोड भी शेयर करना जरूरी है ताकि ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम हो सके। तो आप सवाल को जरा देखें, इसने नए बिजनेस की बात की है, इस न्यू बिजनेस को टारगेट कर दीजिएगा किसमें, कंक्लूजन में। आपको पता होगा ना बिजनेस बहुत सारे रीजन जैसे फेल होते हैं, वो रीजन सामने रखकर बता दें। ठीक है, और आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप आखिर में लिखें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज बेस्ट, हाउएवर as it is new business and this will require more finance as well as time, so it might not be suitable for a new business. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन नए बिजनेस को फिर क्या होगा, अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है तो फिर फाइनेंस भी ज्यादा चाहिए होगा, टाइम भी लगेगा, और उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं। तो नए बिजनेस के लिए ज्यादा बेस्ट ये है कि वो क्या करे, सो पार्टनरशिप के तौर पे आ गया है, दैट्स इट। आप सोल ट्रेडर के फेवर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? जल्दी बताएं। अच्छा जी, अच्छा मैं एक और दिखा दूं आपको सवाल। आपने वो पढ़ लिया इंटरनल एक्शन रिक्रूटमेंट, हमने पढ़ा हुआ है? ठीक है, पेपर बहुत आसान होता है। अब पेपर उन्होंने काफी हद तक आसान कर दिया, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे ना। और आपको एक मशवरा दूंगा कि जितने भी ई पार्ट वाले सवाल हैं अभी वो आप नहीं करें, मैं चेंज कर रहा हूँ वो, मैं थोड़ा सा उसको जनरल बना के आपको दे देता हूँ जो आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चे टॉपिकल उठाते हैं, तो एक बड़ा मसला ये होता है कि जितने भी टॉपिकल हैं वो हैं पुराने जमाने के हिसाब से, चेंजेस हो गई उसके हिसाब से नहीं हुए। अभी जो MSI इतनी अच्छी है, मैं पर्सनल मशवरा दूंगा, अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप वो कर लें, 2020, 2021, 2022 IGC के पेपर उठा लें। IGC में 3 3 वेरिएंट होते हैं, मतलब 7 पेपर होते हैं एक साल में। तो आपको आपकी प्रैक्टिस उससे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसने बकायदा पूरा सवाल अटेम्प्ट करके बताया हुआ कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है। डू यू थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज यूज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन रिक्रूटिंग स्किल्ड एम्प्लॉइज? देख ले बेटा, सवाल है स्किल्ड एम्प्लॉइज का। ये चीजें आपको कंक्लूजन में काम आएगी। ये जो आप बाजरा सवाल में थोड़ा बहुत स्पेसिफाई करता है, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखें, अब हमें सवाल का आंसर कैसे देंगे, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जैसे पार्टनरशिप का सवाल है वैसे ही है। जी गाइस, जल्दी बताएं, अगर आप लोग समझ गए मेरी बात को, वॉइस नोट में बता दें कि हम इस सवाल का आंसर कैसे देंगे। सर क्वेश्चन रिपीट करें।
क्वेश्चन है कि डू यू थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज यूज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन रिक्रूटिंग स्किल्ड एम्प्लॉइज? अच्छा बेटा, मैंने वीडियो दी है, मैंने ग्रुप में जो है ना आज वो लोड किया लेक्चर, आपने देखा नहीं होगा, ऐसा ही नहीं करे। मैं चलो तो अगर लेक्चर देख लेंगे तो ये सवाल भी टाइम हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ। बेसिकली जब हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, तो दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं इंटरनल, एक को कहते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल ये होता है कि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट कर देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहा है। मुझे ए लेवल में कोई टीचर चाहिए तो मैं ओ लेवल का टीचर प्रमोट कर देता हूँ अपने पास से। उसके फायदे होते हैं कि वो रिलायबल होता है, ट्रस्टेड होता है, उसको इतना ट्रेन नहीं करना पड़ता, वो मोटिवेट भी होगा। मसला बस ये होता है कि वो इतना क्रिएटिव नहीं होगा, वो बहुत अरसे से काम कर रहा है, नई स्किल्स नहीं होंगी उसमें। ठीक है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ये होता है कि आई विल नॉट हायर एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, आई विल ब्रिंग अ न्यू एम्प्लॉय। मैं बिल्कुल एक नया एम्प्लॉय हायर करूंगा बाहर से, भले किसी ऑर्गेनाइजेशन से, भले जॉबलेस बंदा उसको लेकर आऊंगा। इसके फायदे क्या होते हैं? वो क्रिएटिव ज्यादा होता है, ठीक है ना, हमारे पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं, हम डिफरेंट जगहों से हायर कर सकते हैं। इशू क्या होता है? वो रिलायबल नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉस्टली होगा, पैसे वैसे लगेंगे ये रिक्रूटमेंट वगैरह में। ठीक है। तो इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है? सिंपल है। एक तरीका तो ये कि आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के फायदे और नुकसान बताएं, लेकिन खाली फायदा नहीं बताएं, फायदे को एक्सप्लेन करें, इम्पैक्ट बताएं, और नुकसान को एक्सप्लेन करें, उसका इम्पैक्ट बताएं, और आखिर में आ जाए कंक्लूजन। और कंक्लूजन में इसको इंटरनल रिक्रूटमेंट के साथ और स्किल्ड एम्प्लॉय को सामने रखकर आप कंपैरिजन करें। दूसरा तरीका, आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का फायदा बताएं, इंटरनल रिक्रूटमेंट का फायदा बताएं और कंक्लूजन दे दें। ठीक है, ये भी उसमें भी कंपैरिजन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक मैं मशवरा मशवरा दे रहा हूँ, अगर सवाल में वो बाकायदा कहते ना इंटरनल रिक्रूटमेंट भी बोल देता साथ में, तो फिर तो बाकायदा दोनों का आपको कंपैरिजन करना चाहिए। लेकिन अगर सवाल बिल्कुल जनरल है, लाइक एक्शन रिक्रूटमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं, तो आप इसी पे फोकस करें, टाइम बचेगा। इसी का फायदा बताएं, इसी का नुकसान बताएं, और कंक्लूजन के अंदर बकायदा फिर इंटरनल रिक्रूटमेंट को सामने रखकर आप बात करें। ठीक है। अच्छा जी, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्शन रिक्रूटमेंट का फायदा क्या होता है? ब्रिंग इन न्यू स्किल एंड आइडियाज। जिससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी अच्छी होगी। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, आप उठाएं अपनी बुक और एक्शन रिक्रूटमेंट के आप फायदे देखें। आपके पास बुक में फायदे लिखे होंगे दो बस, या लिखे ही नहीं है बिल्कुल, तो कम लिखे हुए हैं। यहाँ देखें, ब्रिंग न्यू स्किल्स, कैन ब्रिंग इन वैल्यूएबल नॉलेज, और ऊपर से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वाइडर चॉइस ऑफ एप्लीकेंट, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना। नुकसान क्या होगा? नो नॉलेज ऑफ हाउ बिजनेस वर्क, अवॉइड रिस्क ऑफ अपसेटिंग एम्प्लॉइज, मोर टाइम स्पेंड। ये तो आपको कोई एक फायदा बताना है, एक्सप्लेन करना है, कोई एक नुकसान उठाना है, एक्सप्लेन करना है। एंड कंक्लूजन में आपने इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है उसका फर्दर एक एडवांटेज बताना है जो ऊपर नहीं एक्सप्लेन किया। कोशिश करें सिचुएशन भी बताएं, और दूसरा क्यों नहीं बेस्ट है उसका डिसएडवांटेज बता दें। ठीक है। अब जरा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ये देखें, external recruitment can bring in new skill and ideas, helping improve productivity. Simple. Whereas using internal recruitment can help motivate other employees, which could lead to fewer people leaving. इसमें इसने दोनों को वो कर दिया, दोनों का पॉजिटिव पॉइंट बताया। आखिर में ओवरऑल इट डिपेंड ऑन द स्किल्स विद इन द बिजनेस। ये डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर, बिकॉज इफ देयर आर नो सुटेबल वर्कर्स, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वुड बी द ओनली चॉइस। अगर आपके पास क्या नाम है कोई सुटेबल वर्कर नहीं है जिसको आगे प्रमोट किया जा सके, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बेटर है। अगर आपके पास सुटेबल वर्कर्स हैं, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉर सपोज आपको एम्प्लॉय हायर करना है, सीईओ के तौर पे हायर करना है, और आपके पास एक्सपीरियंस वर्कर नहीं है, तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर लें। आपको हायर करना है सुपरवाइजर, और आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस वर्कर मौजूद हैं, तो आप प्रमोट कर सकते हैं। ज्यादातर ये होता है कि छोटी मोटी पोस्टों पे प्रमोशन कर दी जाती है, बड़ी पोस्टों पे बाहर से बंदा लाया जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जी, मैं आपको ये फाइल भेज देता हूँ, यहाँ तक कोई सवाल है जल्दी बताएं। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, देखें ये जो हमने चीजें बताई हैं ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप यानी एग्जामिनर कहता है आई नीड 2 पॉइंट्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का फायदा बताएं, नुकसान बताएं, एक्सप्लेन कर दें, ये भी इनफ है। आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का फायदा बताएं, एक्सप्लेन करें, इंटर रिक्रूटमेंट का फायदा बताएं, नुकसान बताएं, और फायदा बताएं, एक्सप्लेन करें, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वो कहता है बस मुझे 2 पॉइंट चाहिए, वो चाहे फेवर या अगेंस्ट के हो, या दो दो ऑप्शन के ऊपर हो। ठीक है। अच्छा, बस कोशिश ये करनी है, आपने बच्चे क्या करते हैं बहुत ज्यादा पॉइंट लिख कर आते हैं, ऐसे नहीं करें। आप मेन चीज क्या है, पॉइंट दें, उसको एक्सप्लेन करें, उसका फर्दर इम्पैक्ट बताएं। पॉइंट दें, उसको एक्सप्लेन करें, फर्दर इम्पैक्ट बताएं। तो ये फाइल मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। मैं चाहूंगा ये सवाल आप और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके दें। ठीक है। और अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से आप अटेम्प्ट करें। और क्या नाम है, जो बुक की ई पार्ट है अभी नहीं करें।
मैं आपको वो चेंज करके लिख कर भेज रहा हूँ, आप तब उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, जनरल बना के भेज रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा, दुआ में याद कीजिएगा। और मैंने वीडियो लोड की है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की, पार्ट 2, वो देख लीजिएगा। सुबह मैं एक और करूंगा ताकि आपका चैप्टर 8 पूरा हो जाए और हम चैप्टर 9 कल करें बैठ के। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।